गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ हूँ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आपका फेवरेट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं, क्योंकि दीपिका हमें जो प्यार मिलता है हमारे दर्शकों से वो बताता है कि कैसे दर्शक भी हमारे इस बुलेटिन का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हम हाजिर हैं क्योंकि आपका भरोसा हम पर है। देश दुनिया हर कोने कोने से खबर आप तक पहुँचाएंगे, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज भी इस वक्त की आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। राजस्थान की खास तौर पर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से धमाकेदार वापसी होने वाली है बारिश की, क्योंकि राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। और जयपुर से भी जो तस्वीरें नजर आ रही है वो इसी बात की तस्दीक करती है। इस रिपोर्ट में देखिए आप पूरी खबर। जयपुर में गुरुवार को हुई 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर में जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए। शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और मुख्य मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिला। जयपुर फिर से तरबतर हो गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गई है ट्रैफिक को निकलने में, और पूरा जयपुर जो है वो पानी से तरबतर है। कुछ इसी तरह का आलम पूरे जयपुर में दिखाई देता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी जो है, सड़कें लबालब हो चुकी हैं। शहर में जल भराव के चलते 2 पहिया वाहनों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। मिनटों का सफर तय करने में लोगों को घंटों लग गए। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और पानी आ रहा है, सब कपड़े गीले हो गए, जूते गीले हो गए। सरकार को ये पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन कोई निकासी नहीं है। कोई निकासी नहीं है, पानी भर रहा है। पोल खुल गई है नगर निगम की। हाँ भाई, खुल गई भाई। जाते मानसून की इस बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। खराब ड्रेनेज सिस्टम की एक बार फिर पोल खुली। एक बार फिर जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी कई जिलों में बारिश ने हालात खराब करके रख दिए हैं, क्योंकि ज्यादातर इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया है, और जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। वहां पर उस वजह से भी काफी ज्यादा दिक्कत आसपास के इलाकों को हो रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। सितंबर महीने में भी बारिश का कहर कई जगहों पर तबाही मचा रहा है। यूपी के कई जिले सैलाब की मार झेलने को मजबूर हैं। बदायूं और आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है, जिसके चलते फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। मक्का हमारी सब चली गई सैलाब में। अच्छा। और उड़द तो तिली थी, बाजरा था। हाँ। और बरियानो ग्वार थी। सब नष्ट हो गया। अच्छा, कितने समय से ये बाढ़ की समस्या है? बाढ़ है 1 महीना से लगातार चल रही है। दरअसल रामगंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते मुड़ा फरीदपुर के बीच बने पुल से जुड़ी सड़क पानी के तेज बहाव के चलते गंगा नदी में समा गई, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। रामपुर, मौजमपुर, गढ़िया, रामपुरा, नवादा। अच्छा, किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है? सैलाब की ज्यादा समस्या कुछ होता ही ना है। बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जनपद से होकर बहने वाली रामगंगा नदी में इन दिनों जलस्तर बढ़ने से हजरतपुर, मौजमपुर, हर्रामपुर, शेरपुर, लालपुर, सिमरिया, गढ़िया, रंगीन समेत दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोग सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को चेतावनी जारी कर नदी से दूर रहने के लिए कहा है। अब खबर पंजाब से। पंजाब की लौह नगरी मंडी गोविंदगढ़ में छात्राओं का प्रदर्शन गुरुवार को अचानक उग्र हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं धरने पर बैठ गईं। आखिर इन छात्रों का मांग क्या है और क्यों यूनिवर्सिटी पर ये धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, आप भी जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन गुरुवार को उग्र हो गया। बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर फैकल्टी को अंदर आने से रोक दिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन देखने को मिला। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को मौके से खदेड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कुछ छात्राएं धरने पर बैठ गई और सुसाइड करने की धमकी दे डाली।
जम्मू कश्मीर की छात्राओं ने देश भगत यूनिवर्सिटी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2020 में बीएससी नर्सिंग में कई छात्राओं ने दाखिला लिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद देश भगत यूनिवर्सिटी की डिग्री देने की बात कही गई थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने पर उन्हें डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल कॉलेज की डिग्री थमाई जा रही है, जिसकी मान्यता NIC में नहीं है। इसी के विरोध में पिछले करीब एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर की छात्राएं संघर्ष कर रही हैं। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फायरिंग की है और ये पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। तो ये फायरिंग हुई क्या, क्यों और क्या था ये पूरा मामला, इसके बाद एक्शन क्या हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सालनपुर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने महिला कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। पूरा मामला पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस तस्वीर को देखिए। एक स्कूटी पर 3 युवक पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। 2 बदमाशों ने मास्क से चेहरा ढका हुआ है। महिला कर्मी पेट्रोल डालना शुरू करती है। पेट्रोल भरने के बाद एक शख्स रिवॉल्वर निकालता है और महिला के सिर पर तान देता है। ये बदमाश महिला को बालों से पकड़ता है और देखते ही देखते फायरिंग कर देता है। गनीमत रही कि गोली महिला कर्मचारी को नहीं लगी। महिला कर्मचारी और उसके साथ खड़ा एक अन्य कर्मचारी मौके से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद तीनों बदमाश स्कूटी पर बैठते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना बंगाल में पटरी से उतर चुकी कानून व्यवस्था की गवाही दे रही है। और बात बिहार की करते हैं। बिहार में अपराध के मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे बदमाश एक के बाद एक कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कई बदमाशों ने बैंक लूट लिया तो कहीं चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पूरा मामला क्या है और कैसे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 हथियारबंद बदमाश नजर आ रहे हैं। एक ने हेलमेट पहना हुआ है, एक शख्स को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के बेतिया से सामने आई हैं, जहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर फाइनेंस बैंक में लूट की। देर रात हथियारबंद 4 बदमाश 8,76,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक में लगे CCTV कैमरे में ये घटना कैद हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। घटना नरकटियागंज नगर के हरदिया चौक स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। बिहार पुलिस पर सवाल खड़े करने वाली एक और घटना बेतिया से सामने आई है। दिन का समय है, सड़क पर ठीक ठाक चहल पहल है। कुछ बाइक सवार जाते हुए दिख रही हैं। पीछे से कुछ महिलाएं पैदल आ रही हैं। तभी बाइक सवार 2 बदमाश महिला के गले से चेन छीन कर फरार हो गए। ये घटना पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसी CCTV के आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दर्शक तो दीपिका इतने समझदार हैं कि किसी भी नाबालिग बच्चे को अपनी कार नहीं देंगे, लेकिन मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ। एक 14 साल के बच्चे ने कार के स्टीयरिंग को थामा तो बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, एक 14 साल के बच्चे ने जैसे ही कार अपने हाथ में ली, उसके बाद उसने एक सीनियर सिटीजन की जान को कैसे खतरे में डाल दिया, आप भी देखिए और सावधान रहिए। तस्वीरों में देखिए, एक कार नजर आ रही है। ये कार गेट से निकलते ही पहले बाहर खड़े एक ऑटो को टक्कर मार देती है। गाड़ी को देखकर लग रहा है कि इनोवा कार है। स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो में जरा गौर से देखिए। ऑटो के सहारे एक सीनियर सिटीजन वॉक करते हुए दिख रहे हैं। ऑटो को टक्कर मारने के बाद कार बुजुर्ग को खदेड़ती हुई काफी दूर तक ले जाती है और फिर बुजुर्ग के ऊपर चढ़ाकर कार ड्राइवर तेजी से भाग लेता है। ये दर्दनाक तस्वीरें मुंबई के पवई चांदीवली इलाके से सामने आई हैं, जहां एक 14 साल का बच्चा कार सीखने के लिए गाड़ी लेकर रोड पर निकला तो भयानक हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि इस डराने वाले हादसे का शिकार हुए सीनियर सिटीजन और ऑटो ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन बुजुर्ग को कई चोटें आई हैं। डॉक्टर ने उन्हें अगले 3 महीने तक बेड रेस्ट पर रहने को कहा है। टक्कर मारने की घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बच्चे के माता पिता के खिलाफ एक्शन लेते हुए जुर्माना ठोका है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर रोड पर एक 14 साल के बच्चे को इनोवा जैसी कार चलाने से उसके घर में रोका क्यों नहीं गया, वरना यह हादसा टाला जा सकता था। मुजफ्फरपुर से जहां पर एक नाव पलटने से कई घरों में मातम पसर गया।
और हर बार की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो जैसे वो जवाब देते हैं, जिस अंदाज में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको एक बार फिर से हैरान कर देगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हो गया। बागमती नदी में 32 लोगों से भरी नाव पलट गई। इस नाव पर ज्यादातर स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे की चपेट में आने से तेज बहाव में 12 लोग बह गए, तो वहीं 7 घंटे रेस्क्यू के बाद 20 लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आईं। गायघाट और बेनीबाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी रही। यह हादसा तब हुआ जब नदी में बहाव तेज होने की वजह से रस्सी के सहारे नाव को पार कराया जा रहा था। तभी रस्सी अचानक टूट गई और नाव नदी में पलट गई और गांव में पुल नहीं होने की वजह से बच्चे और आसपास के लोग इसी नदी से आते जाते थे। गांव के ही लोगों ने खुद के प्रयास से बच्चों को निकालने की कोशिश की। गांव वालों में प्रशासन के लिए भारी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि अगर समय पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंचती तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाया जा सकता था। जिस राज्य में प्रशासन की नाकामी के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया, उसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ी आसानी से बयान दे दिया। सुनिए। अभी कही दिया है डीएम को, देख रहे हैं। घटना घट गई है तो उसको देखेगा। और दूसरी बात है, जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। सीएम नीतीश का ये बयान बिहार में इतने गंभीर हादसे पर उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शा रहा है। और मध्य प्रदेश के पन्ना के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक टीचर को स्टूडेंट्स को कॉपी करने से रोकने के लिए बहुत भारी पड़ गया ये मामला। पूरा देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक छात्रा द्वारा शिक्षक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्लास में परीक्षा चल रही थी और कुछ छात्र नकल कर रहे थे। इसी दौरान शिक्षक ने छात्र को रोकने की कोशिश की, मगर छात्र नहीं माने और छात्र और शिक्षक के साथ जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान शिक्षक के सिर और हाथ पैर में भयंकर चोटें आई हैं। घायल शिक्षक को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पन्ना जिले के शासकीय स्कूल की बताई जा रही है। शिक्षक के सिर हाथ पैरों में चोटें आई हैं। इलाज के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि टीचर खतरे से बाहर हैं, लेकिन स्कूल परिसर में मारपीट की ऐसी घटना से हड़कंप मचा हुआ है। मामला हम अपने संज्ञान में ले रहे हैं और जैसे इसकी जानकारी छात्र के ऊपर मैम क्या कार्रवाई होगी आपकी स्कूल के द्वारा? जो जरूरी सारी कार्रवाइयाँ होंगी वो तो बच्चे को करना ही पड़ेगा। तो वहीं इस मामले पर स्कूल की तरफ से छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और मारपीट करने वाले छात्रों को ढूंढा जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार के पटना से, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कई लोग घायल भी हो गए हैं। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फतुहा में आपसी विवाद को लेकर के दरअसल ये विवाद हुआ और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इलाके में फिलहाल तनाव है और जांच में पुलिस की टीम जुट चुकी है। फिलहाल दोनों ही गुटों से पुलिस की टीम बातचीत कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, क्यों फायरिंग चलाई गई। पुष्पा क्वीन और फिटनेस मशीन आपको दिखाएंगे हम 7:27 पर। खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान की, जहां पेट्रोल और डीजल को लेकर बवाल कटा हुआ है। जो डीलर्स हैं उन्होंने राजस्थान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। राजस्थान में 2 दिनों तक पेट्रोल पंप बंद रहे। अनिश्चितकाल तक हड़ताल की चेतावनी दी। वैट का फुल विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है। अब ये लड़ाई बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रही है और इस सब के बीच जनता परेशान है। देखिए इन तस्वीरों को। पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल अभी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है, जहां पूरे दिन पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पेट्रोल पंप बंद रहने से लोग इस समय बेहद परेशान हैं। दरअसल पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल चल रही है, जिसके तहत बुधवार और गुरुवार को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखा, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ ही राज्य सरकार को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज सुबह 6 बजे से प्रदेश के 7,000 पेट्रोल पंप बंद हैं। पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल की सबसे बड़ी वजह है वैट। जी हां, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान सरकार पेट्रोलियम पर
ज्यादा वैट वसूलती है। और आपको याद होगा पिछले महीने नूह में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के हरियाणा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में एक और बड़ी सफलता हरियाणा पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें कांग्रेस के नेता मामन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए मामन खान ने पंजाब कोर्ट में याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने उनकी इस गिरफ्तारी से बचने की याचिका को खारिज कर दिया था। चलिए आपको ये बताते हैं कि मामन खान की गिरफ्तारी क्यों की गई है। मामन खान नाम तो जानते ही होंगे आप। नूह में हुई हिंसा में जिन लोगों के नाम सबसे ज्यादा चर्चे में आए उनमें से ये भी एक नाम है। ये हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक हैं और अब ये हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हरियाणा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात राजस्थान से मामन खान को गिरफ्तार किया गया। दरअसल हरियाणा पुलिस कई दिनों से कांग्रेस विधायक मामन खान को पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन मामन खान गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट तक की दौड़ लगाई और सब बेकार गए। बता दें कि हरियाणा सरकार ने गुरुवार को ही हाई कोर्ट में बताया कि 31 जुलाई को नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में से एक में कांग्रेस विधायक मामन खान को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के पास मामन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में पाया गया कि एमएलए कथित तौर पर फोन पर मोहम्मद तौफीक नामक एक संदिग्ध के संपर्क में थे। हिंसा में कथित संलिप्तता के आरोप में तौफीक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दिनों सत्ता के गलियारों में सनातन को लेकर एक संग्राम छिड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें जोरदार एंट्री की है। कल उन्होंने इसको लेकर के कई बड़ी बातें कही हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ से बचने के बोलने के बाद क्या कुछ होने वाला है और साथ ही पीएम मोदी ने किन किन महानायकों का नाम लिया था अपने संबोधन के दौरान, आप भी सुनिए। हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। तेवर और तलखी दोनों ये बताने के लिए काफी हैं कि विपक्ष के खिलाफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष के खिलाफ ये लड़ाई अब दूर तलक जाएगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष पर हमला किया बल्कि सनातन का मतलब भी समझाया। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके झूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सबरी के जरिए प्रधानमंत्री ने वंचितों की बात की और उसे सनातन से ऐसे जोड़ा कि विपक्ष चारों खाने चित हो जाए और बची खुची कसर प्रधानमंत्री के इस बयान ने पूरी कर दी। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ी खूबसूरती से इस लड़ाई में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को सनातन से जोड़ दिया है और अब ये तय हो चुका है कि सनातन को लेकर चल रही इस लड़ाई में बीजेपी और जोरदार हमले करेगी और सीएम योगी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। सुना आपने, सीएम योगी ने सनातन को लेकर शुरू हुए संग्राम को एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है। उधर साधु संतों ने भी विपक्ष के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। मतलब साफ है कि सनातन पर शुरू हुआ सियासी संघर्ष अब चुनावी राजनीति पर भारी पड़ने वाला है। पुष्पा क्वीन ऑन फिटनेस मशीन आपको दिखाएंगे हम 7:27 पर खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाथ। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सरोकार मीडिया से जुड़े हुए लोगों से भी है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने मीडिया को बैन किया, उसके ऊपर बीजेपी अब लगातार हमलावर है। दरअसल इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दलों से मिलकर बना है उसने न्यूज चैनल्स के कुछ एंकर्स के शो का बहिष्कार किया है, जिसके बाद ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की
की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। चुनावी सीजन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वार पलटवार का दौर भी तेज होता जा रहा है और अब इस लड़ाई के बीच में आ गए हैं कुछ पत्रकार, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच छन गई है। हम आपको इस लड़ाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए कि मीडिया की तरफ से विपक्ष के इस बैन के खिलाफ क्या किया जा रहा है। मसलन सुधीर चौधरी ने देखिए क्या लिखा है। इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वहीं अमन चोपड़ा ने भी विपक्षी गठबंधन के बॉयकॉट वाले फैसले पर जोरदार वार किया है और इसके लिए धन्यवाद तक दे दिया। वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बॉयकॉट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर होता है। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। जबकि बॉयकॉट करने वालों की लिस्ट में शामिल पत्रकार अदिति त्यागी ने भी नहीं डरने की बात कही है। देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने भी विपक्षी के बेबुनियाद आरोपों का विरोध किया है और जनता के सवालों पर फ्री बोलने की वकालत की है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष के विरोध पर जमकर पलटवार किया है। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। जबकि सुशांत सिन्हा ने तो पत्रकारों के खिलाफ विपक्षी नफरत की पोल ही खोल दी। देखिए उन्होंने क्या लिखा। मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है। बॉयकॉट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है। दरअसल बुधवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 टीवी पत्रकारों की लिस्ट जारी की और उनका बॉयकॉट करने का फैसला किया, जिसका न सिर्फ बीजेपी ने विरोध किया बल्कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA ने भी विपक्षी फैसले की मुखालिफत की है। साथ ही गठबंधन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद मेजर आशीष का आज अंतिम संस्कार होगा और पानीपत के परिवार में उनके गांव में मातम पसरा हुआ है और अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है उनके पैतृक आवास। आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब मेजर आशीष अमर रहे किनारे इस वक्त वहां गूंज रहे हैं। दरअसल अनंतनाग में जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें आतंकियों से लड़ते वक्त शहीद हुए थे मेजर आशीष और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उनका पार्थिव शरीर जैसे ही पानीपत लाया गया, नम आंखों के साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा गांव उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। मेजर आशीष अमर रहे के नारों से इस वक्त पूरा गांव गूंज रहा है। परिवार में जब से ये खबर मिली तब से मातम पसरा हुआ है मेजर आशीष की शहादत को लेकर के। अनंतनाग में जो एनकाउंटर चल रहा है, जिस तरह से आतंकी जंगलों में छिपकर कायरों की तरफ वार कर रहे हैं, उसमें शहादत मेजर आशीष को मिली थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग से जहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है। ये तीसरा दिन है जब लगातार ये मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। आज अनंतनाग एनकाउंटर का तीसरा दिन है। 1 जवान लापता है, 2 जवान घायल हो चुके हैं। अनंतनाग के जंगलों में एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर अनंतनाग से आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ आज तीसरे दिन भी जारी है। इस पूरे इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं और इसी वजह से ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है और साथ ही ऐसी खबर मिल रही है कि 1 जवान लापता है, 2 जवान घायल हो चुके हैं, लेकिन कई आतंकवादियों को भी हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। दरअसल 1 जवान लापता है, 2 जवान घायल हुए हैं। हमारे 3 जवानों को शहादत मिली है और अनंतनाग के जंगलों में एनकाउंटर इस वक्त भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो अनंतनाग का इलाका है वो पूरा जंगलों का इलाका है, ऐसे में यहाँ छिप करके कायरों की तरह ये जो हमारे जवान हैं उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही है और साथ ही साथ जो आतंकी छिपे हुए हैं वो भी कायरों की तरह से फायरिंग कर रहे हैं। यावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यावर, ताजा अपडेट यहाँ पर क्या है?
देखिए अभी भी जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि फिर से शायद ये कांटेक्ट जो एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले जो है कुछ ब्लास्ट यहाँ पे हमें सुनने को मिले। उसके चलते यही लग रहा है कि सुरक्षा बल के जवानों को कुछ लीड्स फिर से जो है मिल गई है। कल देर शाम गए है जो है ऑपरेशन हॉल्ट करना पड़ा, लेकिन रुक रुक कर जो है गोलीबारी का सिलसिला जारी था। आज तीसरा दिन है अनंतनाग ऑपरेशन को लेकर, और पहले ही जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और आर्मी के कर्नल रैंक ऑफिसर के अलावा मेजर की इस ऑपरेशन में जो है वो उनकी जान चली गई है। उसके बाद से जो है एक और सेना का जवान जो है वो इसमें मिसिंग बताया जा रहा है। लेकिन कल आर्मी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो फ्रेश फाइटिंग कल यहाँ पे शुरू हुई है उसमें सेना के 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि अभी जो है उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, आर्मी के हॉस्पिटल में चल रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी जो है सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई किया गया है। सेना जो है नए हथियारों का प्रयोग कर रही है इस ऑपरेशन में। इसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ड्रोन्स और चॉपर सर्विसेज, उन्हें भी यहाँ पर जो है लाया गया है। उनकी भी सहायता ली जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम कल पूरा दिन रिपोर्ट कर रहे थे कि ये इलाका काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और डेंस फॉरेस्ट है, और यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी एहतियात के तौर से जो है हर एक कदम को रखना पड़ रहा है। और इसी के चलते ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी और ये एनकाउंटर जो है बहुत ही लंबा खिंच रहा है। यावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप आगे भी आपके जरिए जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और खबरों में